नमस्कार साथियों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने प्रमुख विषय पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र विषय पर चर्चा पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बीए फर्स्ट ईयर के संदर्भ में जो यूपीएच से संबंधित प्रश्न है उसके संदर्भ में क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। उसी के दौरान नेक्स्ट क्लास के रूप में आज हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट एक प्रश्न है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। वह क्या है? प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियों के बारे में। यूपीएच का एक प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियों के बारे में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहली बात आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत के संविधान में आप जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आप देखेंगे कि देश के राष्ट्रपति को राज्य के कार्यकारी प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में जाना जाता है। कार्यकारी प्रधान हैं, कार्यकारी प्रमुख हैं, लेकिन इनकी शक्ति जो है वो नाम मात्र का है। ठीक है। साथ ही उन्हें देश का पहला नागरिक भी कहा जाता है। उन्हें देश की एकजुटता, एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। देश का राष्ट्रपति संघ की कार्यकारिणी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है देश के प्रेसिडेंट के रूप में। दूसरी बात क्या है? आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति की भी प्रक्रिया है। ठीक है, जब भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात आती है तो कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। यह निर्वाचक मंडल है जो उन्हें चुनता है और इसमें नीचे कुछ विचारधाराएं हैं निर्वाचक मंडल में। जैसे आप जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं और राज्य की विधानसभाओं के भी चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाएं भी शामिल होती हैं। ठीक है, यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और राज्य विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो हमारे कहने का मतलब क्या था? राष्ट्रपति भारत में संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक, लेकिन उनकी जो शक्ति है वह वास्तविक न होकर के नाम मात्र है। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में इस बारे में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और मंत्री परिषद राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए सलाह एवं परामर्श देंगे। उन्हीं के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो इस प्रकार यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद है संवैधानिक प्रमुख, गणतंत्र के प्रमुख, भारत के प्रथम नागरिक, लेकिन जो इनकी शक्ति है वह वास्तविक न होकर के नाम मात्र की है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे संविधान में
राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता की भी बात की गई है। देश का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में निर्धारित आवश्यक योग्यताएं पूरी करनी होगी। ठीक है, यह बात इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्टिकल 58 में बताया गया है। उन्हें भारतीय नागरिक होना चाहिए, यह सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात। इनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए ये शर्तें पूरा करते हो। ऐसा नहीं कि वो लोकसभा के मेंबर हो, लेकिन लोकसभा का मेंबर बनने का वो शर्त जो है वो पूरा करते हो। एवं उस व्यक्ति को या नागरिक को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ कमाने वाला कोई पद धारण न करता हो। यह बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति, यह राष्ट्रपति के रूप में, चूंकि ये लाभ के पद में नहीं आता है तो इसलिए ये खड़ा हो सकते हैं, होने के पात्र हैं। देश के किसी भी राज्य का राज्यपाल भी राष्ट्रपति के अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हो सकते हैं। देश के किसी भी संघ या राज्य का मंत्री भी राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसा आपको मैंने बताया कि भारत में जो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है, क्योंकि आप जानते हैं पार्लियामेंट सिस्टम में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें विधायिका और कार्यपालिका तो एक दूसरे से मिलकर कार्य करता है, लेकिन जो न्यायपालिका है उसकी विशेषताएं कुछ अलग ही है। तो इसे यदि हम बात करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि भारतीय राष्ट्रपति की जैसे कार्यकारी शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति का। कार्यकारी शक्ति में आप क्या देखते हैं कि यह राष्ट्र, जो भी भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जो विधायिका के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा जो भी कार्य प्रणाली किया जा रहा है वह कार्यकारी शक्ति है, और कार्यकारी शक्ति हमेशा राष्ट्रपति के नाम पे ही होगा। ठीक है, एवं राष्ट्रपति ही भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है तथा उसका पारिश्रमिक भी तय करता है। यह भी राष्ट्रपति का कार्यकारी पावर है। ठीक है, राष्ट्रपति ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, राज्य के राज्यपालों, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति में आपने देखा कि राष्ट्रपति के जितने भी विधायिका और कार्यपालिका से संबंधित कार्य प्रणाली है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही होगा। उसके साथ साथ जो कुछ संवैधानिक प्रमुख है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हो गया, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गया, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गया, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर यानी सदस्य या आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गया। ये सब राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। इसी प्रकार राष्ट्रपति का एक विधायी शक्ति भी होता है। राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति भी होता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास संसद को स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की एक शक्ति दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास संसद को स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की एक शक्ति दी गई है। ठीक है, गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त यानी ज्वाइंट सेशन बुलाता है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन जब स्थिति गतिरोध की बन जाती है
तो ज्वाइंट सेशन बुलाने का जो एक अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास है। ये राष्ट्रपति का विधायी पावर है, विधायी शक्ति है। प्रत्येक आम चुनाव के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संसद को संबोधित किया जाता है। जो इंडियन पार्लियामेंट है, जब लोकसभा का यानी आम चुनाव हो जाता है तो चुनाव के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित किया जाता है। यह भी राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति ही लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर उनकी नियुक्ति भी करता है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास फाइनेंशियल पावर भी दिया गया है, वित्तीय शक्तियां भी दिया गया है, जिसे आपको लिखना है। भारतीय राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां आप देखेंगे कि धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक है। जो भी धन विधेयक सदन में पेश होता है, खास करके लोकसभा में, वो राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही होता है। ठीक है। इसके साथ साथ वित्तीय पावर में ही आप देखेंगे तो राष्ट्रपति ही केंद्रीय बजट को देश की संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो राष्ट्रपति ही केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अनुदान की मांग करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करना आवश्यक है। यह भी इंपॉर्टेंट है। जब आप अनुदान की मांग कर रहे हैं, उस दौरान राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करना आवश्यक है। राष्ट्रपति ही देश की आकस्मिकता निधि को नियंत्रित भी करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन भी करते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि हमारे देश के राष्ट्रपति पार्लियामेंट सिस्टम में, एक संसदीय शासन प्रणाली में, भले ही नाम मात्र के प्रमुख हैं, लेकिन उनकी जो शक्ति है, पावर है, वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है। वित्तीय पावर, विधायी पावर, कार्यकारी पावर। इसी प्रकार आप देखेंगे जुडिशरी पावर भी होता है राष्ट्रपति के पास, न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। क्या है जुडिशरी पावर? देखिए, उसके पास सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। जुडिशरी पावर भी है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के पास संघीय कानून के विरुद्ध अपराध के लिए दंड को क्षमा करने की भी शक्ति है, आर्टिकल 72 के तहत। तो ये जो भी आप शक्तियां देख रहे हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां भी दिया गया है राष्ट्रपति को, क्योंकि यह राष्ट्रपति ही है जिसके नाम का उपयोग संसद द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते पर बातचीत करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए किया जाता है। आप देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में देश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्तियां भी दिया गया है। ठीक है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां आप देखेंगे कि इन्हीं के नाम पर इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद द्वारा जो अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते, ठीक है, इस पर बातचीत करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के राष्ट्रपति के पास सैन्य पावर भी होता है। सैन्य शक्तियां क्या है? सैन्य शक्तियां में देखेंगे आप तो राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ है
और उनके पास सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करने की एक पावर है ना, कमांडर इन चीफ के रूप में। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आपने देखा एक शांतिकालीन, ये जो भी आपने कूटनीतिक, वित्तीय, एक शांतिकालीन शक्ति है, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति के पास एक अशांतिकालीन शक्तियां भी होता है, इमरजेंसी पावर जिसको बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर, जब आप लिखेंगे तो इस बात को भी मेंशन करना उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर दिया गया है। आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। ये तो नहीं लगा है, इमरजेंसी लग चुका है। राष्ट्रपति शासन, तो ये 3 प्रकार के अशांतिकालीन पावर भी राष्ट्रपति को दिया गया है, ठीक है। तो ये रहा राष्ट्रपति के बारे में, जो उनके पावर के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकता था, उसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया। जय हिंद।